नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। देख रहा है इंडिया, देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात उस मुद्दे की करते हैं जिसकी दिन भर आज चर्चा आपने सुनी है। महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में इसके गिरने के विरोध में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और नेता आक्रोश मार्च निकाल रही हैं और राहुल गांधी के घर तक ये आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। आक्रोश मार्च में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज, मंजू शर्मा और योगिता सिंह समेत कई नेता और सांसद शामिल हो रहे हैं। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर यह आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। राहुल गांधी के घर तक बीजेपी के तमाम नेता इस मार्च को ले जाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं और इसके लिए सड़कों पर पुलिस के बंदोबस्त भी काफी हैं। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। मामला महिलाओं के आरक्षण को लेकर है, जिसको लेकर संसद में जो बिल था वो विपक्ष के विरोध के बाद गिर गया और उसके बाद ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रवीश रंजन हमारे साथ हैं और अभिषेक अवस्थी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, पहले आप बताइए, जो आक्रोश मार्च है कहां तक पहुंचा है, किस तरह सड़कों पर बीजेपी और तमाम नेता बीजेपी के उतरे हुए हैं आज? जी देखिए ताबिश, पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अभी यहाँ पर राहुल गांधी का जो पुतला है उसका यहाँ पर दहन किया गया है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इस सड़कों पर आपको दिख रही हैं। बहुत विरोध प्रदर्शन नारी वंदन शक्ति अधिनियम जो संशोधन नहीं पास हो पाया है उसको लेकर है। और आप देखिए अब पुलिस ने इन महिलाओं को हटाना भी शुरू कर दिया। ये जो सड़क है ये आप देखिए अभी यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। महिलाएं जो है वो इस बैरिकेड तक जाने की कोशिश कर रही थी, उसको तोड़कर, हालांकि एक बैरिकेड को तोड़ा गया था, दूसरे बैरिकेड को वहां पर तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अभी आप देखिए कि बहुत सारे जो वाटर कैनन पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है और अब यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। पुलिस का भारी अमला यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम सारी जो महिला लीडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। आप यहाँ पर जो है ये आप देखिए कि अब पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही है। आप कहाँ से आई हैं? मैं शादरा से। शादरा से आई जी हैं? जी जी। क्या क्यों आप इसका विरोध कर रही हैं? क्योंकि ये हमारे सपनों को उन्होंने हमसे छीन लिया है। जो महिलाएं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, ये एक तरीके से सरासर उनके अधिकारों को उनसे वंचित किया जा रहा है। इतने सालों से आज भी आप देख लीजिए महिलाएं की प्रतिशत कितनी है सत्ता में, यानी कि कहीं ना कहीं मेल मानसिकता है महिलाओं को, अभी भी वही रूढ़िवादी मानसिकता तौर पर। ये आप देखिए ये पुलिस जो है वो लगातार यहाँ से अब हटाना शुरू कर दी है क्योंकि ये काफी जो प्रोटेस्ट है वो काफी दूर से यहाँ पर आया हुआ था बैरिकेड के पास में। ये आप देखिए पुलिस ने तमाम सारी महिलाओं को हिरासत में भी लिया है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। कहाँ से आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली की बहनें हैं और जो जितना आज 3 दिन से पहले जो एक उम्मीद और एक आशा थी, जिस खुशी के साथ हम इस सत्र का इंतजार कर रहे थे, हमें जो अधिकार पिछले 40 सालों से वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, वो वादा नहीं मिला। आज हमारी उम्मीदें खत्म हो गई और हम सब आज बद्दुआएं दे रहे हैं उस एनडी गठबंधन को जिन्होंने हमारे अधिकार को नहीं छीन लिया है। पर आप देख सकते हैं ताबिश के लगातार जो पुलिस का बंदोबस्त है, अमला है, वो यहाँ पर बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को यहाँ से हटाकर अब हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। कौन कौन से बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं? खबर है कि कई बड़े नाम हैं बीजेपी के जो इसमें शामिल हो रहे हैं। आज ये जो आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जो 7 सांसद हैं दिल्ली के वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मनोज तिवारी यहाँ पर मौजूद है। अभी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर थे क्योंकि पुलिस अब लगातार हटा रही है प्रदर्शनकारियों को। तो यही वजह है बहुत सारे जो नेता हैं वो यहाँ से अभी निकले हैं क्योंकि कई सारी महिलाओं को जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी समेत तमाम सारे यहाँ पर। चलिए बिल्कुल रवीश, आप नजर रखिएगा। तो सड़कों पर आप देखिए दिल्ली की तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो उतरे हुए हैं और ये आक्रोश रैली यहां पर निकाली जा रही है। राहुल गांधी के घर तक जाने की तैयारी है। बहरहाल ये दिल्ली की तस्वीर आपने देखी। अब मुंबई का हाल भी आपको दिखाते हैं। अभिषेक अवस्थी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, देखिए बीजेपी की कोशिश है कि पूरे देश में सड़कों पर उतरकर ये संदेश यहां पर दिया जाए कि विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। अब जरा मुंबई के बारे में बात बताइए, आप कैसे वहां पर प्रदर्शन हो रहा है?
देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं लगातार। एक तरीके से जो है राहुल गांधी के खिलाफ कहें, अखिलेश यादव के खिलाफ, एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर तक फाड़े गए हैं जिनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, एमके स्टालिन, इनके पोस्टर फाड़े गए। पूरे विपक्ष के ऊपर एक तरीके से जो आक्रोश यहाँ पर जिताया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं खुद मौजूद है। एक तरीके से कल हमने देखा किस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर महिला आरक्षण बिल को गिराता है। क्या भावना है आपकी? देखिए, बिल को गिराने की बात, वो तो दुश्मन है तो ऐसे गिराते रहेंगे, लेकिन ये बिल पास होके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा समय खराब है लेकिन बिल पास होके रहेगी। ठीक है, एक तरीके से जो मांग रही है लगातार महिलाओं की कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए, कल उसकी उम्मीद पूरी तरह थी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने कल उसे गिराया, क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो हमको मिलना चाहिए। इस बार हम रुकेंगे नहीं। जो भी हुआ है गलत हुआ है, इस वजह से अभी ये गलत कर रहे हैं वो जो भी है महिला लोग के लिए, लेकिन इस बार हम लोग रुकेंगे नहीं। जितनी भी महिला है वो हम सब मोदी जी के साथ है। एक तरीके से पूरे देश में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज मुंबई बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर इतना बड़ा एक तरीके से आंदोलन किया गया, पोस्टर फाड़े गए, चप्पल मारे गए। क्या लगता है ये एक तरीके से विपक्ष की एक रणनीति के तहत महिला आरक्षण नहीं दिया गया? देखिए, 60-65 सालों ने जिन लोगों ने सत्ता पे एक तरफा राज किया, उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा। पहली बार ऐसे देश को प्रधानमंत्री मिले नरेंद्र मोदी जी के रूप में कि जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ 33% महिला आरक्षण बिल सदन में पेश किया। लेकिन एक बार फिर इंडी गठबंधन के लोगों ने उसमें, चाहे राहुल गांधी बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये राय यहाँ पर है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर इसको पास हो जाना चाहिए था, लेकिन महिलाओं के लिए जो आरक्षण था वो अभी फिलहाल नहीं मिल पाया। लेकिन जिस तरह का मुद्दा यहाँ पर बन रहा है, इस पर हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे भी चर्चा करते हैं। रवीश और अभिषेक आप रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर प्रीति शेखर हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तारिक खान हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीत झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। ममिता चक्रवर्ती हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी हैं। और मलुक नागर साहब हैं, महासचिव हैं आरएलडी के। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। पहले मैं शुरुआत यहाँ पर प्रीति जी आप ही से करता हूँ, क्योंकि देखिए पीएम को भी यहाँ पर देश के नाम संबोधित करना है 8:30 बजे, और इससे पहले जितनी बार पीएम इस तरह से सामने आए हैं, एक बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई है। आज क्या ऐसा बड़ा होने वाला है, जरा बताइए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में क्या कहेंगे, इसके लिए हमें 8:30 बजे तक इंतजार करना है। लेकिन आज जो आक्रोश आपको सड़कों पर दिख रहा है महिलाओं का, वो आक्रोश कल के सदन के पटल पर जब विपक्षियों के द्वारा महिला आरक्षण बिल संशोधन को जब खारिज किया गया, और उसके बाद जो जश्न मनाया गया है, महिला के अधिकारों का जो हनन किया गया है, इसके विरोध में आज आपको आक्रोश मार्च दिख रहा है। ये देश की करोड़ों महिलाओं के अधिकार और सम्मान का हनन यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में पूरी की पूरी विपक्ष ने करने का काम किया है। लेकिन प्रीति जी, विपक्ष का तर्क तो ये भी है ना कि आपके पास 2/3 बहुमत नहीं था और आपने फिर भी बिल लेकर आए, और यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। पास हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आप उसका क्रेडिट लेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, ये नंबर का गेम अच्छा ठीक है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं बीच में। देखिए, महिला आरक्षण पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण पर सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार बिल पास कराने के दूसरे तरीके ढूंढ रही है। 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू करने पर विचार यहां पर किया जाएगा। तो एक बार जो इस विशेष सत्र में कोशिश यहां पर की गई सरकार की तरफ से, उसमें विपक्ष एकजुट हो गया तो ये बिल यहां पर पास नहीं हो पाया, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण पर सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार बिल पास कराने के अब दूसरे तरीके यहां पर ढूंढ रही है। अब किस तरह से ये आरक्षण यहां पर दिया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा सियासी मुद्दा यहां पर बना हुआ है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीजेपी के प्रदर्शन की हैं। इसको मुद्दे को लेकर बीजेपी अब सड़कों पर है और वो दिखा रही है कि विपक्ष की क्या मंशा थी जो ये बिल यहां पर पास नहीं हो पाया। 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए।
तारीख 17 अप्रैल 2026 वक्त रात के करीब 10 बजे लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में ऐसा इतिहास लिखा गया जिसने सत्ता के गलियारे में भूकंप ला दिया। महिलाओं को 33% हक देने वाला 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा की दहलीज पार नहीं कर सका। मोदी सरकार महिला अधिकारों की इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाई। सुबह से बीजेपी इसको लेकर आज जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष को नारी विरोधी बता रही है। तो दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी नारी सम्मान से जुड़े महिला आरक्षण को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने में हुई बाधा से दुखी है और वो इसीलिए वो आज रात 8:30 बजे महिला आरक्षण बिल के समर्थन न मिलने पर बोल सकते हैं। वो देश की जनता के सामने अपनी राय रख सकते हैं। आमतौर पर बड़े मसलों पर पीएम मोदी संबोधित करते आए हैं। वो अपना मत रख सकते हैं कि आखिर इस बिल के पास हो जाने के क्या मायने थे, इस बिल के ना पास होने के अब क्या मायने हैं। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी इस बिल के पास न होने को लेकर विपक्ष को एक बार फिर घेर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों से इस पूरे मसले पर बड़ी रणनीति तैयार करने को बोला है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष ने नारी वंदन अधिनियम पर साथ न देकर बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का खमियाजा विपक्ष को भुगतना होगा। उन्हें महिलाओं के सामने जवाब देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि महिला बिल न पास होने की बात जन जन तक और गांव-गांव तक ले जानी है। बताना है कि कैसे विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराने का काम किया है, आधी आबादी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। जानकार कह रहे हैं कि ये संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि विपक्ष के खिलाफ पॉलिटिकल वेपन हो सकता है। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग है। मोदी का आज का भाषण इन दोनों राज्यों की महिला वोटर्स को इमोशनल टच दे सकता है। बंगाल में नारी शक्ति एक बड़ा मुद्दा है और मोदी इसे ममता बनाम महिला अधिकार की लड़ाई बना सकते हैं। दूसरा, विपक्ष का आरोप था कि सीटों के बढ़ने से दक्षिण भारत का प्रभाव कम होगा। मोदी आज रात तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को भरोसा दिला सकते हैं। परिसीमन किसी के साथ अन्याय नहीं, बल्कि सबके विकास का रास्ता है। नंबर 3, विपक्ष ने महिलाओं का गला घोंटा। पीएम मोदी आज रात सीधा हमला बोलेंगे कि कैसे विपक्ष ने 2029 में महिलाओं को मिलने वाले हक को सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रोक दिया है। वो इसे महिला विरोधी मानसिकता बता सकते हैं। क्या पीएम मोदी आज रात देश को ये समझा पाएंगे कि ये बिल क्यों जरूरी था? क्या 23 अप्रैल के चुनाव से पहले मोदी का ये संबोधन गेम चेंजर साबित हो पाएगा या विपक्ष इस हार को अपनी जीत के तौर पर पेश करने में कामयाब हो जाएगा? नजरें आज रात 8:30 बजे की घड़ी पर टिकी हैं, क्योंकि आज रात सिर्फ भाषण नहीं होने वाला है। आज रात 2026 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की नई पटकथा का आगाज भी हो सकता है। तो देखा आपने, ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे 8:30 बजे के आसपास और जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं हम उनसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इस मामले में जो सियासत हो रही है उसमें किसका नफा हुआ, किसका नुकसान हुआ और कौन यहाँ पर महिलाओं के अधिकार का विरोधी यहाँ पर दिख रहा है। ईशान जी हमारे साथ जुड़े। ईशान जी, जरा पहले ये बता दीजिए, आप गलती तो नहीं कर दी विपक्ष ने यहाँ पर इस बिल को रोक कर, क्योंकि अब सड़कों पर उतरी हुई है बीजेपी। चलिए ईशान जी हमारे साथ है, ईशान जी के पास वापस मैं यहाँ पर लौटूंगा जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल तारिक जी हमारे साथ हैं। तारिक जी, आप भी बता दीजिए विपक्ष की तरफ से, क्योंकि देखिए बढ़ चढ़कर एकजुट होकर विपक्ष ने यहाँ पर आवाज उठाई, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है, आप चाह रहे थे कि महिलाओं को जल्दी आरक्षण मिले, उसी लिए तो लाया गया था ना ये बिल, उसको आपने रोक दिया। नहीं, बिल तो जब 2023 में ये लेके आए तो जो लोकसभा में वोट पड़े थे वो 456 वोट थे और 454 वोट इनके फेवर में थे, बिल के फेवर में। तो उसमें विपक्ष के वोट नहीं थे क्या? राज्यसभा में 216 वोट पड़े थे, पूरे के पूरे 216 वोट उस नारी शक्ति बिल के फेवर में थे, तो उसमें विपक्ष का रोल नहीं था क्या? तब तो हम आपके साथ में थे। फिर मैं कह रहा हूं, आर्टिकल 334 में लिखा हुआ है कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। आप उस लाइन को हटा दीजिए, उस लाइन को हटा दीजिए, आपको पूरा समर्थन होगा विपक्ष को, और मौजूदा जो स्वरूप है लोकसभा का उसी में आरक्षण कर दीजिए। कौन रोक? लेकिन सेंसस और डिलिमिटेशन तो अभी हो ही रहा है ना, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात यह थी कि आरक्षण जल्दी मिले या देर से मिले। जब 2023 में बिल लेकर आ गया, कानून बना, तब आप ही लोग थे जो कह रहे थे कि भाई इतना देर से क्यों, अभी आप कीजिए। अब जल्दी करने की कोशिश हो रही है, तब भी आप लोग का एतराज है। तो ये तो फिर दो तरफा बात हो गई। तो सेंसस का प्राविधान तब ये खुद ही लेकर आए थे, हमने लेके। और 1989 याद दिला दूं, जब पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा था राजीव गांधी सरकार में, तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के वोट से ही वो बिल पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण का पास नहीं हो पाया था, याद कर लीजिए। और जब संविधान बन रहा था
तब इन्हीं की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही थी, जो महिलाओं को बराबरी का 1 वोट का अधिकार मिला था, तो इन्हीं की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजर में छाप छाप के इसी संविधान का विरोध कर रही थी। तो इनकी आदत रही है, विपक्ष पूर्णतः साथ रहा है, लेकिन इनकी मंशा नहीं। अभी अगर ये लोकसभा स्पेशल सत्र बुलाए, एक और बुला ले, मौजूदा फ्रेम में महिलाओं का अधिकार दे दे, पूरा विपक्ष साथ में। चलिए ठीक है, तो विपक्ष साथ में है, लेकिन आपकी अपनी शर्तें हैं, उस हिसाब से आप साथ में हैं। ईशान जी, जरा आप बताइए कैसे करा जाए यहां पर, ताकि आरक्षण मिल पाए महिलाओं को और ये मामला आगे बढ़े। ताबे जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये जो अभी विजुअल्स आप अभी दिखा रहे थे कि जिस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, इसमें मैं करेक्शन कर देता हूं। वो सिर्फ देश की आम महिलाएं नहीं कर रही हैं कोई भी प्रदर्शन, वो भारतीय जनता पार्टी का जो महिला विंग है, उसकी जो महिलाएं हैं, उसकी जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है। और एक बार अगर आप अपने रिपोर्टर साहब को बोलेंगे कि वो उनसे पूछें कि 131वां जो अमेंडमेंट है, जो कल गिर गया लोकसभा में, विपक्ष ने उसको गिराने का काम किया, वो 131वां जो अमेंडमेंट है वो है क्या? अगर आप उनसे पूछेंगे तो आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है 80% से ज्यादा जो महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी जो महिला मोर्चा की इस समय प्रदर्शन कर रही है, वो नहीं बता पाएंगी। देखिए, भ्रम फैलाना अगर कोई सीख सकता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। 131वां अमेंडमेंट जो ये कल कोशिश कर रहे थे पास करवाने की, वो ये था कि डिलिमिटेशन जो है वो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हिसाब से कर सके। और जिस वुमेन रिजर्वेशन बिल की ये बात कर रहे हैं, वो 20 सितंबर 2023 को पास हो चुका है। और कितने वोटों से पास हो? चलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है ईशान, उसको आप ठीक कीजिएगा, मैं उस पर वापस आऊंगा। लेकिन सवाल मेरा वही है कि आप चाहते हैं कि जल्दी आरक्षण मिले या नहीं? क्योंकि देखिए, तमाम पार्टियां ये एक तरफ तर्क दे रही हैं कि हम चाहते हैं कि पहले अधिकार मिले महिलाओं को, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का बिल पास नहीं हो पाता है जिसमें शायद जल्दी आरक्षण मिल जाता, तो फिर सवाल तो यहां पर खड़ा होता है ना मंशा को लेकर। इस पर जरा अजीत जी आप भी बताइए। देखिए, अब राजनीतिक नफे नुकसान का भी सवाल यहां पर है, क्योंकि तमाम पार्टियां एक तरफ महिलाओं की हितैषी अपने आप को बताती हैं, अधिकार की बात यहां पर करती हैं, फिर भी जब संसद में यह बात आती है, जब यह मुद्दा उठता है, तब वो आकर यहां पर फंस जाता है। देखिए, जो महिला आरक्षण बिल है, उसके लिए मेरे अनुसार सारे पॉलिटिकल पार्टीज चाह रहे हैं वो पास हो, आज से नहीं 30 साल से। इनफैक्ट मैं जर्नलिज्म में आया उसके पहले से महिला आरक्षण बिल जो है एजेंडा पर था, और पहले कांग्रेस पार्टी भी चाहती थी और आज भी सारी पार्टियां चाह रही है। प्रॉब्लम है कि वो लिंक हो गया है डिलिमिटेशन बिल से, और जो अपोजिशन पार्टीज है वो डिलिमिटेशन के खिलाफ है। बहुत कारण है उसका। एक कारण वो कहते हैं कि सदर्न स्टेट्स को जो है वो फेवर नहीं करता है डिलिमिटेशन बिल, और भी बहुत। ईशान, आपकी आवाज में दिक्कत है, इसलिए आपको मैंने वहां पर रोका, आप जरा वो ठीक कर लीजिएगा, आपके पास वापस आऊंगा मैं। जी अजीत जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि परिसीमन जो है ना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि महिला रिजर्वेशन बिल। क्यों? देखिए, 1970 में परिसीमन को फ्रीज किया गया। आज ये हाल है कि बिहार का एक लोकसभा सीट एवरेज औसत लीजिए तो 33 लाख लोग एक लोकसभा सीट में रहते हैं। बहुत सारा देश है इस दुनिया में जहां पर उसका पॉपुलेशन जो है वो हमारे एक लोकसभा सीट का आधा है। तो आप सोचिए, एक एमपी किस तरह से 5 साल इतना बड़ा लोकसभा सीट हैंडल करे। तो परिसीमन बिल भी बहुत जरूरी है। अब उसका क्या फॉर्म हो, उसके लिए ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी बैठ के एक साथ बात करके, पर करना तो है। अब वो परिसीमन भी यहाँ पर हो रहा है ना जी। अब जनसंख्या की गणना होगी, उसके बाद फिर परिसीमन की प्रक्रिया यहाँ पर होगी, लेकिन इस सब को लेकर तर्क है कि इसमें वक्त लग जाएगा, इसलिए जल्दी यहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ये तमाम कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। आपके पास आऊंगा मैं मोमिता, लेकिन सवाल यही है कि यहाँ पर जो कुछ भी संसद में हुआ, उसके बाद अब बीजेपी ये दिखा रही है कि भाई विपक्ष नहीं चाहता कि पास हो। विपक्ष कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति है उसी में आप आरक्षण दे दीजिए। अब राजनीतिक नफा नुकसान किसका यहां पर हो रहा है इसमें? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कल का जो दिन था भारत की महिलाओं के लिए एकदम बहुत दुख की बात है और काला दिन था। देखिए, ताबिज क्या है कि ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। वैसे जब 1996 को HD देवेगौड़ा की सरकार
थी उस टाइम पे, उसने दौरान लोकसभा में ये 81 अमेंडमेंट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 1996 में लाया गया था। फिर 1998, 1999, 2001 वो कई बार कोशिश हो चुकी है, वो कई बार हो चुकी है। जी, हर बार यही होता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कुछ ना कुछ फंस जाता है। पर वही इम्प्लीमेंटेशन तब से लेकर 2023 तक अटकी हुई थी, तो 2023 की 12 जनवरी में वो पारित हो गया था लोकसभा में, राज्यसभा में और प्रेसिडेंट द्वारा। तो कल जो हुआ, विरोधी देखिए सरकार जब सत्ता चलेगी विरोध तो होने वाला है, ये भी नॉर्मल है, इसको भी मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ। पर बात यह है कि ये होने के बाद हमको कैसे सुविधा मिलती है, मतलब वर्ल्ड में क्या है कि अभी भारत हर जगह में आगे है, ये हमको पता है। तो जनवरी 2026 के अनुसार 18 लोकसभा में वर्तमान समय हमारे 74 महिला सांसद हैं, जो कुल मिला के लगभग वो उसके लिए डिलिमिटेशन जरूरी है, वो प्रक्रिया भी आगे फॉलो की जाएगी। निशा जी, आप भी संक्षिप्त में जरा जल्दी से अपनी राय यहाँ पर रख दीजिए, आप किस तरफ यहाँ पर हैं? जल्दी लागू होना चाहिए आरक्षण महिलाओं का, तो कब? चलिए निशा जी, संपर्क यहाँ पर टूट गया। तो ये मुद्दा जो है वो आप देखिए सियासी तौर पर बड़ा तूल पकड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सड़कों पर बीजेपी यहाँ पर उतरी हुई है, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कहां पर ये बात जाकर रुकेगी ये यहाँ पर देखना होगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता के पावर प्लांट में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद 23 हो गई है। 14 अप्रैल को बॉयलर की स्टील ट्यूब फटने से यहां पर एक हादसा हो गया था और इस हादसे के पीछे गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। दिल्ली से औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय टीम भी जांच के लिए वहां पर पहुंच गई है और इससे पहले राज्य बॉयलर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में हादसे के पीछे गंभीर खामियों को वजह पाया गया है। इस हादसे के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नाम भी शामिल किया गया है। अप्रैल 2026, समय 2:33। अचानक वेदांता के इस थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर 1 में भयानक विस्फोट हो गया था, जिसकी सैकड़ों डिग्री की उस घातक तपिश की जद में आकर वहां मौजूद मजदूर पूरी तरह झुलस गए थे। उनमें से 20 से ज्यादा की अब तक मौत हो चुकी है और तमाम अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 14 अप्रैल को बॉयलर नहीं फटा था, कई परिवारों की खुशियां झुलस गई थीं। इस भीषण विस्फोट की शुरुआती जांच चीख कर ये बता रही है कि ये महज हादसा नहीं था, बल्कि ज्यादा मुनाफे और प्रोडक्शन के चक्कर में कंपनी प्रबंधन की घोर लापरवाही का नतीजा था। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इसे अधिकारियों और कंपनी के प्रबंधन की लापरवाही कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर ही वेदांता ग्रुप कंपनी के निदेशक अनिल अग्रवाल और सक्ती में संचालित पावर प्लांट के डायरेक्टर देवेंद्र पटेल समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल इसमें कंपनी प्रबंधन और जो भी उस एरिया के जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर। इसमें तकरीबन नामजद 8 से 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया और अन्य की भी शामिल किए गए हैं। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि अगर इसमें और भी किसी लोगों की अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित इसमें उनका भी नाम इस अपराध में जोड़ा जाएगा। हादसे के अगले दिन यानी 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा विभाग के बॉयलर इंस्पेक्टर उज्जवल गुप्ता और उनकी टीम ने हादसे की लंबी जांच की। उस जांच में जो कुछ सामने आया वो डराने और परेशान करने वाला है। वो जांच बताती है कि कैसे मजदूरों की जान के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया गया, उनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया महज मुनाफे के लिए। अब समझिए कि आखिर कैसे। 14 अप्रैल को बॉयलर 1 में 1 से 2 बजे के बीच में लोड बढ़ाया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए बॉयलर 1 की लोडिंग 350 मेगावाट से 590 मेगावाट कर दी गई। उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में फर्नेस में दबाव बढ़ गया। फर्नेस यानी वो जगह जहां ईंधन जलाया जाता है। बॉयलर का फर्नेस दबाव झेल नहीं पाया और विस्फोट हो गया। अचानक दबाव बढ़ने से
बॉटम रिंग हेडर के कनेक्टिंग पाइप फट गए। खास बात ये रही कि 3 से 4 घंटे पहले से ही बॉयलर के प्राइमरी एयर फैन में खराबी दिख रही थी। लॉगबुक में सुबह 10:30 बजे पीए फैन में खराबी दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से हवा और ईंधन का संतुलन बिगड़ गया। इससे फर्नेस में अधजला ईंधन जमा होने की आशंका बढ़ गई। अधजले फ्यूल की वजह से फर्नेस में कम समय में ज्यादा दबाव पैदा होने लगा। इसी की वजह से विस्फोट की स्थिति बनी और ब्लास्ट हो गया। सवाल है कि जब तकनीकी खामी 3 से 4 घंटे पहले पता चल गई थी तो फिर ऑपरेशन रोका क्यों नहीं गया? क्या अधिक प्रोडक्शन की लालच में श्रमिकों की जान जोखिम में डालकर काम जारी रखा गया? पीए फैन की खराबी के बाद तुरंत बैकअप सिस्टम काम क्यों नहीं किया? सोचिए, बॉयलर में विस्फोट का मतलब उसके अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे। माना जा रहा है जिस समय दबाव बढ़ाया गया होगा, बॉयलर के अंदर का तापमान कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस तक जरूर रहा होगा। ऐसे समय में विस्फोट होने के बाद मजदूरों के साथ क्या हुआ होगा, सोचकर ही आत्मा कांप जाती है। लेकिन आरोप है कि कंपनी मैनेजमेंट ने इस पूरे खतरे को नजरअंदाज किया और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की। खास बात ये भी रही कि बॉयलर में पहले से ही गड़बड़ी के संकेत मिल रहे थे। कंट्रोल रूम के कंप्यूटर पर दिखाई दे रहे लाल सिग्नल इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि स्थिति सामान्य नहीं है, मतलब मशीनें सही से काम नहीं कर रही हैं। इसके बावजूद उन संकेतों को नजरअंदाज किया गया और उत्पादन जारी रखा गया। सिर्फ उत्पादन जारी नहीं रखा गया, बल्कि उसकी क्षमता को और बढ़ा दिया गया। नतीजा, बम जैसा भारी भरकम विस्फोट। इस भीषण हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो तो जब घटना घटी थी तभी हमने कहा था कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनको पर सख्ती से कार्रवाई होगी। तो जांच का आदेश भी हो गया है और अच्छे जो घायल हैं उनका इलाज का भी व्यवस्था हो रही है। औद्योगिक सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ में वेदांता समूह का इतिहास काला ही रहा है। राज्य निर्माण के बाद से अब तक सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाएं वेदांता ग्रुप के कारखानों में ही हुई है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा 23 सितंबर 2009 को कोरबा में वेदांता स्टरलाइट पावर प्लांट में हुआ था, जहां 1200 मेगावाट बिजली संयंत्र की 240 मीटर ऊंची निर्माणाधीन चिमनी ढह गई थी। उस हादसे में 40 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। आरोप है कि कंपनी में मेड इन चाइना मशीनरी की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। लगभग 10 से 11 साल तक वो पावर प्लांट को चालू नहीं किया गया। वो बंद के हालत में 10 से 11 साल तक पड़ी रही। फिर उसके बाद उस बंद पावर प्लांट को वेदांता कंपनी ने खरीदा और लगभग साल भर पहले उसको चालू किया। निर्मित पावर प्लांट को तुरंत कमीशनिंग की जाती, चालू किया जाता तो हादसे का चांसेस कम रहती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी शक्ति पावर प्लांट हादसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जो मौतें हुई है ये बेहद दर्दनाक है और प्रशासन को उसे जांच कमेटी बनाना चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसके खिलाफ एफआईआर करके तय करना चाहिए कि जिम्मेदार कौन। शुरुआती जांच में हादसे में लापरवाही उजागर हुई है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब आगे की जांच बिलासपुर संभाग आयुक्त को सौंपी गई है। दूसरी तरफ औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ी केंद्रीय टीम भी जांच के लिए शक्ति पहुंच गई है। उनके अलावा दिल्ली से इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी भी जांच के लिए पहुंच गए हैं, जो अगले कुछ दिनों में जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या मजदूरों को इंसाफ मिलेगा? क्या आगे से ऐसा हादसा न होने का भरोसा मिलेगा? सवाल और भी हैं, जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, सवाल कई सारे हैं। 23 लोगों की जान गई है। जहां पर हादसा हुआ वहां से नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश, उत्पादन बढ़ाने के लिए या खतरे की संभावना को नजरअंदाज किया गया? बड़ा सवाल है। अब शुरुआती जांच क्या कहती है, बताइए जरा, और क्या क्या लापरवाहियों की बात अब तक सामने आ चुकी है?
देखिए, जो चीज़ आप कह रहे हैं वो शुरुआती जांच रिपोर्ट में वो चीज़ें शामिल हैं। सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट जो राज्य की है उसने जब जांच की प्राथमिक तौर पर 15 अप्रैल को लगभग 6 से 7 घंटे तक जांच की, वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए, CCTV फुटेज खंगाले गए और इसके अलावा कंट्रोल रूम से जुड़े जो दस्तावेज थे, रजिस्टर्ड थे, उसको खंगाले। तो उसमें कई सारी चीज़ें लापरवाही उजागर हुई, जिसमें ये बताया गया कि 10:30 बजे के आसपास PA फैन में पहली बार खराबी 14 अप्रैल को दर्ज की गई थी। बावजूद इसके उस समय कोई बैकअप सिस्टम काम नहीं किया और इतना ही नहीं, हादसे और 10:30 बजे के बीच में 2 बार और तकनीकी खराबी को नोट डाउन किया गया, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं किया गया। दोपहर 1:03 से दोपहर के 2:09 तक लगभग 1 घंटे कुछ मिनट 3-4 मिनट के बीच में जो प्रोडक्शन का जो कुछ क्षमता थी जो वो लगभग दोगुना करने की कोशिश तेज़ी से की जाती रही। 350 मेगावाट से 590 तक उसको पहुंचा दिया गया था। यही एक बड़ा कारण जो है वो बताया जा रहा है कि एक दबाव अंदर जब बना तो उसका सहन क्षमता जो थी वो पहले से तो डाउन होती जा रही थी और वो सह नहीं पाई और एकाएक बस्ट हुआ और उसके बाद इतना बड़ा दर्दनाक हादसा। लेकिन अगर नीलेश तकनीकी खामी को नोट किया गया था, अगर ये खबर मिल गई थी वहां पर कि कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, उसके बावजूद अगर एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये इसीलिए तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये हादसा नहीं, हादसा अगर होता है तो कई बार होता है एक्सीडेंटल कोई चीज़ें हो जाती है, एकाएक हो जाती है, लेकिन इसको हादसा नहीं कहा जा सकता। इसे प्रोडक्शन की लालच में या प्रोडक्शन दुगना करने की चाहत में एक गंभीर लापरवाही कही जाएगी, जो कि दर्ज भी की गई है प्राथमिक रिपोर्ट में। प्राथमिक रिपोर्ट में यही बात कही जा रही है बार बार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्राथमिक रिपोर्ट जो बॉयलर इंस्पेक्टर की है वो कह रही है कि इतना प्रोडक्शन एकाएक जब तकनीकी खराबी के बाद भी किया गया और उसका नतीजा ये रहा कि जो अर्बियन ऑयल होता है यानी कि अधजला इंजन, उसमें वो एक जगह इकट्ठा होने की आशंका लगातार बढ़ती गई और वो इकट्ठा हुआ। इसके कारण ईंधन और एयर का जो संतुलन होता है वो बिगड़ गया और उसकी वजह से बस्टिंग हुई। और यही एक कारण है कि इस सारी चीज़ों को की रिपोर्ट में जब आया तब उसके बाद देवेंद्र पटेल जो प्रबंधन के जो जहाँ पे हादसा हुआ वेदांता, बिल्कुल जाहिर तौर पर नीलेश बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं इस मामले के बारे में जैसे जैसे जांच यहाँ पर आगे बढ़ रही है। आपने थोड़ी देर पहले बॉयलर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों से भी बात की थी, जरा वो रिपोर्ट भी आपके हम दिखाते हैं। आप जरा देखिए कि उन मजदूरों का क्या कहना था जो वहां पर काम करते थे। काम के दौरान कभी ऐसा लगा कि जो सुरक्षा मानक है उसके पालन नहीं होते, हादसे की वजह क्या नजर आ रही? क्योंकि आप वहाँ पे काम करते हैं तो बेहतर बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत परेशानी हो रही होगी। यहाँ पे बहुत दिक्कत ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? गर्दा उड़ता है ना वो प्लांट तो तुमका बड़ा था ना पूरा। अच्छा। हाँ, पूरा प्लांट तो बहुत कमजोर है, पूरा ब्लास्ट कर दिया वो। आप लोग को पहले से ऐसा आशंका थी कि हो सकता है कि उड़ेगा? ये आशंका नहीं था कि ये मतलब उड़ जाएगा प्लांट। क्या चीज़ की आशंका थी? कि मतलब ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करेगा ऐसा पता था? ऐसा नहीं, हम लोग को पता नहीं था। तो आप लोग बोल रहे हैं कि कमजोर है, कैसे पता चला पहले का? जैसे गर्दा उड़ रहा है उसमें ना, गर्दा निकल रहा था पहले से ही। अच्छा, तो इसकी जानकारी आप लोग दिए थे संबंधित जो भी आपके जिम्मेदार हैं, ठेकेदार या कोई अधिकारी वहाँ पर? हाँ। कब दिए थे? वही तुम 2-4 दिन पहले बोले थे कि बहुत गर्दा निकल रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे निकल भी करता है ऐसे ही। कब 4 दिन पहले? मतलब किसको बताए थे आप? अब हम किसको बोलेंगे यहाँ पे? जो सुपरवाइजर, हम लोग को सुपरवाइजर काम कर रहा था। कौन है सुपरवाइजर आप लोग का? कौन था सुपरवाइजर? भी काम उसका खत्म हो गया, तरुण था वो खत्म हो गया। वो भी खत्म हो गया सुपरवाइजर जिनको आप लोग बोले थे? हाँ। देखा आपने, जो श्रमिक वहां पर काम करते थे उनकी जुबानी हमने आपको दिखाया, जो शिकायत करते थे इस बात को लेकर कि वो जगह थोड़ी कमजोर उनको लगती थी। बहरहाल एक बड़ा हादसा हुआ है, अब जांच आगे बढ़ेगी, उसमें जिम्मेदार लोगों को यहां पर तलाशा जाएगा कि आखिर किसकी गलती यहां पर थी। बहरहाल इस पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बारे में, क्योंकि यहां पर भी काफी सारी हलचल हो रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा सीज फायर बुधवार को खत्म होने वाला, और इस बीच ट्रंप ने ईरान को एक और अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बुधवार तक बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी वो शुरू कर देगा। और दूसरी तरफ ईरान ट्रंप को झूठा बताते हुए फिर से हॉर्मुज बंद करने की धमकी दे रहा है। नहीं बनी बात तो बरसेगी बारूदी आग।
ट्रंप का अल्टीमेटम, फिर गिराएंगे बम। ईरान ने ट्रंप को बताया झूठा। ईरान की धमकी, फिर बंद करेंगे होर्मुज। ईरान अमेरिका के बीच अस्थायी सीज फायर चल रहा है और दूसरे दौर की बातचीत की सुगबुगाहट भी है। सोमवार को फिर से इस्लामाबाद में इस बातचीत के होने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुराने अल्टीमेटम की कतार में अब उनका एक नया अल्टीमेटम जुड़ गया है, जिसमें ईरान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर बुधवार तक बातचीत से कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान पर फिर से बम बरसाएगा। We'll go in with Iran. We'll go in with Iran, and we will take it together, and we will bring it back 100% of it back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था, जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। जब ट्रंप से सीज फायर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं सीज फायर आगे ना बढ़ाऊं, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी। तो देखा आपने, धमकियों का सिलसिला जारी है, लेकिन सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उसमें देखिए क्या कोई यहां पर सहमति बन पाती है, आगे क्या होता है। बहरहाल इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल यहां पर इतना ही, लेकिन आप एनडीटीवी देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट हैं जिस पर ताजा खबरें और जानकारी लेकर हम लगातार आपके लिए हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।